ऊर्जा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामला। नमस्कार। दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम मुद्दा गर्म है में आज हम देश के सबसे चर्चित विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी जानते और हम भी जानते हैं, पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन जीता कौन हारा यह भी तय होना चाहिए। तो मेरे साथ पिछले 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे श्री श्याम यादव जी मौजूद हैं और पॉलिटिकल मामलों के एनालिसिस करने के अलावा देश भर के तमाम बड़े अखबारों में वे लगातार लेख लिखते रहे हैं। हमने आज उनको इसी विषय पर बुलाया है कि हम इस विषय पर बात करेंगे। अंततः देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया और उस सरकार में हुआ जिस सरकार के रक्षा मंत्री पिछले समय कह रहे थे कि ये वो सरकार है जिसमें किसी के इस्तीफे नहीं होते हैं। झुका दिया जाए, या झुकाने वाला चाहिए, केवल ताकत हो तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। कौन कहता है कि आसमान में पत्थर फेंको तो छेद नहीं होता। चंद युवाओं ने अपनी बात शुरू की और आज देश में बता दिया कि अगर जिद और सही आपके पास में दिशा है तो आपके पास में कदम चूमते हुए सफलता आपके दरवाजे आएगी। हम आपको याद भी दिलाना चाहते हैं, माननीय CJI साहब ने उच्चतम न्यायालय में एक फैसला सुनाते समय युवाओं के किसी मामले में काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था युवाओं के लिए, और युवाओं के लिए किए गए इस शब्द के इस्तेमाल के बाद में देखते ही देखते कुछ समय के अंदर काकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई, जिसकी आधारशिला पहले अमेरिका से रखी हुई बताई जा रही थी। फिर कहा गया कि ये आधारशिला वाले लोग आएंगे नहीं, और कई संवाद और असंवाद चलते रहे और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि विदेशी पूंजी मिलने वाली है और ये सब। और देखते 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 कितना बड़ा आंदोलन छात्रों ने खड़ा कर दिया कि सरकार घुटने केवल बैठी नहीं, अंततः छात्रों के सामने लेट गई। इस कदर लेट गई कि अब आप बताइए और क्या करना है। बधाई के योग्य हैं वो छात्र जिन्होंने इस आंदोलन की रणनीति बनाई, रूपरेखा रखी। पर आश्चर्य की बात एक और है कि जिस सोनम वांगचुक को देश में आतंकवादी बताते हुए विदेशी फंडिंग से देश की अर्थव्यवस्था, देश की एक व्यवस्था है उसको तोड़ने वाला बताते हुए जिसे आदमी को जेल में रखा गया, उसी के नाम के आगे जब उद्बोधन दिया प्रधानमंत्री जी ने तो उन्होंने कहा सोनम वांगचुक जी जल्दी ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और वो हमारे बीच में फिर से दिखने लग जाएंगे। तो ये बता रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर कितना नीचे जाया जा सकता है राजनीति में, और ज़रूरत पड़ने पर किसी को कितना ऊंचा ले जाया जा सकता है। तो हम आज इस विषय पर बात करेंगे। ये वो सरकार है जिसने पिछले 10-12 सालों में आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी विषय पर फैसले होते हैं, इस पर चिंतन मंथन नहीं होता। ये वो पार्टी है जो चिंतन मंथन और तमाम दिशा निर्देश के लिए जानी जाती थी। अब इस पार्टी में केवल फतवे जारी होते हैं, चिट्ठियां खुलती है और चिट्ठियों के आधार पर बड़े बड़े राजनेताओं को दरकिनार कर किसी भी नए को कमान दे दी जाती है। ये केवल इसी पार्टी में हो रहा है, पर इन पर हम सब बात करते रहेंगे। सबसे पहले तो हम श्याम जी, आप इस पूरे आंदोलन के कुछ पहलू में बताना चाहेंगे क्या? देखिए नवनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में बैठ के बात कर सकूं। और जहां तक सवाल इस सरकार का और इस आंदोलन का है, तो सरकार कोई पहली बार नहीं झुकी। छात्रों के आंदोलन के आगे सरकारों को झुकने का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन यदि मोदी सरकार की 12 साल का कार्यकाल देखा जाए तो इससे पहले सरकार 3 कानून पर किसानों के आगे झुकी थी
वो नियम जो उन्होंने संविधान बनाया था, जो रूल बनाए थे, उन्होंने वापस लिए। हाँ, उन्होंने कहा भी था कि शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो, मतलब एक छिपाने की तरीका था अपनी असफलता को। और जैसा आपने कहा कि मोदी सरकार पिछले 12 सालों में झुकती नहीं है, लेकिन मोदी सरकार का रवैया जिस तरह से रहा है, पिछले 2 चुनाव अगर देखे जाएँ 2014 और 2019 वाले, तो जब सरकार के पास बहुमत था और सरकार एकाकी थी, मतलब उसके पास पूरा बहुमत था और वो उस चीज़ को करने को तैयार बैठी थी जो चाहे कर सकती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें राहुल गांधी कहें या कांग्रेस कहें, जो भी कहें, उसने बीजेपी के उस अहम को तोड़ा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा था वो तोड़ा था। तो सरकार की मजबूरी ये है कि सरकार अब उतने बहुमत से खुद फैसला ले नहीं सकती है, इसलिए सहयोगी दलों के साथ समझौता करना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन हुआ है, 35 दिन जो आंदोलन चल रहा था, जैसा कि आपने बताया कि बाहर से काकरोच पार्टी आई, बनी, सरकार हुआ, लेकिन जब तक काकरोच पार्टी बनी या आंदोलन किया तब तक मुद्दा इतना गर्म नहीं हुआ था। जो आखिरी के 5 दिन हैं, आज 25 तारीख है, 20 तारीख से 25 का जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार को घुटने पर ला दिया। अगर सबसे पहले देखा जाए तो 20 तारीख को जो छात्रों का संसद मार्च का आंदोलन था, उस पर जिस बर्बरता से पुलिस की पिटाई हुई, पुलिस द्वारा पिटाई की गई, वो पिटाई ही एक मेन मुद्दा बना। और उसके बाद, उस पिटाई के बाद हिंदुस्तान छोड़िए, आप विदेशों में जिस तरह से भारत की इमेज खराब हुई है कि भारत को लोग बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका ऐसे लोगों से देखने लगे कि यहाँ भी स्टूडेंट को दबाया जाता है, जबकि हम विश्व में लोकतंत्र के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, हमारा लोकतंत्र फेमस है। लेकिन इसके बावजूद जब हमारे यहाँ पे जिस जंग से बर्बरता हुई और उसका प्रचार अमेरिका के अखबारों में, सारे अखबारों में, वाशिंगटन सबने जिस ढंग से किया, पहले पेज पे किया, और जिस तरह वीडियो दिखाया नौजवान छात्रों के, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर एक हमारी छवि खराब हुई, ये सरकार मानती है। और इसके बाद सरकार सुधरती, उसके बीच में राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम रखा, चूँकि उस कार्यक्रम के से सरकार के सूत्र अनिर्गित थे, सरकार को सूचना नहीं थी, और उस आंदोलन के बाद सरकार को लगने लगा कि ये छात्रों को आंदोलन के बजाय अब इसमें दूसरी पार्टियां इन्वॉल्व हो रही हैं और ये सारी पार्टियां आगे चल के हमको तकलीफ देंगी। संसद में गतिरोध बना रहा, संसद में इस मुद्दे को राहुल गांधी शुरू से उठाते रहे, इस पर जवाब नहीं मिला, संसद गतिरोध बना रहा, बाहर छात्र बैठे रहे, राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार समाजवादी पार्टी आई, दूसरी पार्टी शामिल होने लगी, इवन की बीजेपी के जो घटक दल थे वो भी सब आए। मुरली मनोहर जोशी जी का बयान आया कि छात्रों से बात करना चाहिए। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया कि भाई छात्रों से बात करना चाहिए। तो जब सारे दबाव बढ़ने लगे तो इस सरकार को ये फैसला आखिर लेना ही पड़ा कि वो प्रधान का इस्तीफा ले ले। अगर ये इस्तीफा नहीं लेते और संसद नहीं चलती तो उसके अलावा बहुत सारा नुकसान मोदी गवर्नमेंट को इस बार होने वाला था। वो जो तमाम विधेयक जो लाने वाले थे संसद में, चूँकि बजट सत्र में कुछ नहीं हो पाया, मानसून सत्र भी 9 अगस्त तक ही, अगर ये भी चला जाता इस आंदोलन के बीच में तो हमें सरकार को कुछ मिलता नहीं और सरकार की सारी योजनाएं रह जाती। अब चूँकि इसके अलावा एक बात और भी देखना बहुत ज़रूरी होती है कि पिछले 2 जो आंदोलन हुए, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देख लीजिए आप। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 1974 में हुआ था और 1975 में सरकार ने मजबूरी में इमरजेंसी लगाई और 77 में सरकार चली गई। मतलब आप ये देखिए कि अगर यही हाल अन्ना आंदोलन की बात करें 2011 में जब हुआ था, 2011 का आंदोलन हुआ, उसकी पृष्ठभूमि बनी, बहुत आंदोलन प्रचारित हुआ, उसके बाद 2014 में यूपीए सरकार चली गई। सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि 2026 में होने वाला यह आंदोलन यदि अन्ना की तरह या जयप्रकाश की तरह फैल गया तो 2029 में होने वाले चुनाव में सरकार चली जाएगी। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आंदोलन फैला नहीं है? पिछले 4 या 5 दिनों के अंदर देश भर के अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं और जो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ चैनलों में तो आप ये सब देख नहीं सकते, पर सोशल मीडिया पूरा, इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है उन तमाम जगहों पर जो ये बता रहा है कि देश में इस आंदोलन की आग तो लग चुकी है। मैंने आपसे कहा ना कि देश में नहीं विदेश तक ये आग फैल चुकी थी और उसके कारण ही सरकार को दबना पड़ा। पटना में जो बिहार में आंदोलन चल रहा है आज वो भी बड़ा आंदोलन बन गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों से लोग वहाँ दिल्ली पहुँच रहे थे। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनके माता पिता बच्चों के लिए पहुँच रहे हैं, छोटे बच्चे पहुँच रहे हैं। मतलब इस आंदोलन के लिए छात्र आंदोलन नहीं रह गया था। ये एक प्रकार से इस छात्र आंदोलन को यूँ कहा जाए कि पॉलिटिकल पार्टियाँ हाईजेक कर रही थी। अब
बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने अगर पीएम आवास घेरा है तो बीजेपी जाके कांग्रेस का घर घेर रही है राज्यों में। ये कोई आंदोलन की प्रतिक्रिया थोड़ी होती है। हाँ, ये भी आपको इस देश में पहली बार देखने को मिलेगा कि जिनका काम सरकार चलाना, जिनका काम फैसले लेना थे, वो भी लोकसभा के बाहर विपक्ष के सामने प्रदर्शन करने लग गए। मतलब ये पहली बार इतिहास में हुआ कि लोकसभा में कि सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ आ गए। अल्लाह, देखो इतना इतिहास, भारत का इतना इतिहास रहा, राजनीतिक इतिहास रहा, सबसे संसदीय, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों सत्ता दल आके विपक्ष के सामने धरना दे रहा हो। मतलब आज ऐसी स्थिति हो गई, सत्ता दल आके विपक्ष के सामने धरना दे रहा है। और दूसरी बात ये मानना पड़ेगी, पिछले जितने सालों में मोदी सरकार है, राहुल गांधी भले ही ना रहे हो, कांग्रेस जीरो पर रही हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन में इन्वॉल्व होकर प्रधानमंत्री का घर घेरने की जो योजना बनाई, उसके तहत कांग्रेस एक बार में जान तो उसके अंदर आई है, कांग्रेस में जान तो आई है। इसमें ये आंदोलन भले छात्रों का हो, लेकिन इसको हाईजैक कांग्रेस ने कर लिया। अब तो कांग्रेस को देखिए, इसमें तो 2-3 चीजें हो गई है कि कांग्रेस भी ये मानने लगी है कि इस आंदोलन के सहारे हर कोई भी राजनीतिक दल हो, आपको याद होगा शायद कि जय श्री राम के नारों के साथ भाजपा खड़ी हुई थी, है ना। उस समय पे बहुत ताकतवर स्थिति में कांग्रेस थी और ऐसा लग रहा था कि भैया नहीं, पर यह मुद्दा ऐसा मिला था भाजपा को कि भाजपा को लगा कि अगर इस मुद्दे पर हम आगे चलेंगे तो हम शायद सरकार बना लेंगे, और हुआ भी। और ऐसा ही जब मुद्दे उठेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे तो उसका असर देखने को मिलेगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले असर में भी देखने को मिला। पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर जो पहले दिन वीडियो जारी हुए थे, हम चाहेंगे कि आपको पहले वो वीडियो भी आप थोड़े बहुत देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर जो वीडियो जारी हुए थे, उन्होंने घरों को झकझोर दिया, घरों में बैठे उन परिवारों को झकझोर दिया जिनके बच्चे या तो नौकरी की तलाश में हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको कहीं पर भी कुछ भी मिलने को तैयार नहीं है। एक इंस्टाग्राम पे जो वीडियो चल रहा था जिसपे पुलिस वाले जब निकल रहे हैं और बच्चे ताली बजा रहे हैं, घर जाके अपने बेटे बेटियों को जरूर बताना कि हमने बच्चों को किस तरह से लाठी से मारा है। मतलब उस 4 लाइनों ने और ताली बजाने वाले बच्चों ने पूरे देश भर के उन माँ बाप को हिला दिया जिनके बच्चों के लिए वो पढ़ाना चाहते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे खुद अपने दम पे बाहर निकले, और कई दृश्य ऐसे हैं उसके अंदर जिसके अंदर एक लड़की अपने साथ 4-5 मित्रों को बचाने के लिए खुद ऐसी पीछे खड़ी हुई है और पुलिस वाला उसको पीछे से लठ मार रहा है। एक लड़की के साथ में जिस तरह की अशालीनता के साथ में लठ लगा रहा है उसके शरीर पे, ये सब चीज़ें लोगों ने देखी है। लोगों ने इसको बर्बर अत्याचार माना, और इसीलिए इस आंदोलन से सरकार के प्रति लोगों के मन में एक दुर्भावना पैदा हो गई कि ये अहंकार की राजनीति हो रही, इस देश में अहंकार की राजनीति हो रही। मैं थोड़ा सा एक चीज़ पूछना चाहूँगा हरीश बॉस कि इस पूरे आंदोलन में कौन हारा और कौन जीता है? क्योंकि सरकार अपनी पीठ भले ही ठोक ले कि हम जीत गए हैं और हमने बहुत बड़ी उपलब्धि ले ली, पर क्या कौन जीता है, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि सरकार की तो हार हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार को इस्तीफा ही लेना था तो पहले लेती, लेकिन सरकार पहले दिन ले सकती थी, इस मुद्दे को इतना बढ़ने नहीं देते। लेकिन सरकार ने अपनी अड़ियल नीति में अपनाई कि साहब मैं डील कर लूँगा, लेकिन वो डील हुई नहीं और अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर सरकार की तो हार हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीता कौन, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। अभी अगर देखा जाए तो बेसिकली मुद्दा कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना आंदोलन शुरू करती और ना ये इतना बड़ा विशाल रूप लेता और सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय भी दे ही नहीं सकता। अगर कांग्रेस पार्टी आंदोलन चलता रहता, अगर वो मारपीट पुलिस के साथ नहीं की जाती और राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते जिस प्रकार से कांग्रेस के और अन्य दिगर नेता सपा के यादव थे जो शामिल हुए, बाकी लोगों के इन्वॉल्वेशन के बाद सरकार को लगने लगा कि साहब हम 2 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी निपटना है हमको, दूसरा राज्यों में हो रहा है उसको दबाना है, और तीसरा संसद था सामने, और बाकी लोगों ने प्रधानमंत्री का आवाज़ घेरा था। कुल मिला के सरकार के चारों तरफ से घेराव का दबाव पड़ा और उस दबाव के चलते सरकार को तो झुकना पड़ा। लेकिन जीत बेसिकली कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन इसका परिणाम आने वाले चुनाव निश्चित पड़ रहा है, और आने वाले संसद का जो सत्र शुरू होगा उसमें भी इसका परिणाम देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार को दबाने का एक मुद्दा विपक्ष के पास मिल गया है और विपक्ष ने जान लिया है कि अगर साथ रह के दबाएंगे तो ये बात दब जाएगी। एक और बहुत बड़ी बात कही आज छात्रों ने जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, जब ये आगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था और जो अभिजीत दीपके और उनके जो प्रवक्ता थे, दोनों तीनों, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका, पर उन्होंने कहा कि सरकार ये अच्छी तरह से समझ ले कि देश में ये हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कर दे।
अब इसका समय ख़त्म हो गया। ये आज बहुत पीटीआई को और उनको जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने एएनआई को, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि सरकार बंद कर दे, ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति इस देश में कर रही है इससे गंदगी फैल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये शायद सरकार के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप ये समझ लीजिए कि नए बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अब हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश में लंबे समय नहीं चल पाएगी। छात्रों को रिजल्ट चाहिए, हर हाल में छात्रों को रिजल्ट चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, आप ये समझिए इस बात को कि बेरोजगारी तो इस देश में बहुत बुरी तरह से बढ़ी है। हर साल 15 लाख इंजीनियर तैयार हो रहे हैं इस देश में, और 15 लाख इंजीनियरों से हम 1.5 लाख इंजीनियरों को काम देने की स्थिति में भी नहीं है। तो क्या करा जाए? क्या कॉलेजों को बंद कर दिया जाए या इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी तरह समाप्ति कर दी जाए? क्योंकि आप रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं। हर आदमी को पकौड़े की दुकान नहीं लगवाई जा सकती, हर आदमी को चाय की दुकान नहीं खुलवाई जा सकती। ऐसे में आपको ये सोचना पड़ेगा कि IIM और IIT किए हुए बच्चे भी पासिंग होने के बाद में देश में नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। किसी को भी सेटिस्फेक्शन जॉब नहीं मिल रहा है। जो 100-500 लोगों को नौकरी देते हैं उसका भी बाकायदा पत्र देते हुए फ़ोटो खिंचाया जाता है ताकि कि हमने इतने लोगों को रोज़ दिया। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में, जहाँ 1 अरब 130 करोड़ की आबादी में 50-51 हज़ार 1 लाख लोगों के रोज़गार का कोई मायने मतलब नहीं है, नहीं है ही नहीं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सरकार को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सरकार जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, खासकर नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उनको इस पूरे आंदोलन से ये सबक तो ले लेना चाहिए कि अगर धीरे धीरे इस प्रकार का माहौल नहीं बदला तो आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से जाती हुई भी दिखेगी। क्यों बॉस? मैं 2 बात और कहना चाहूँगा आपसे। आपने जैसे इंस्टाग्राम की बात कही, देखिए जो आंदोलन हुआ छात्रों का आंदोलन था, मतलब जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर थी, है ना। और पिछले 3 चुनाव देख लें आप, 2011 14 देख लें, 19 देख लें, 24 देख लें, तो जो बीजेपी के वोटर थे उनमें 1/3 सब युवा थे। तो अब युवा जो है पढ़ा लिखा आदमी है, अब उसको आप धर्म के नाम पे बांट सकते नहीं हो। वो समझता है सब चीज़ें, वो इंस्टाग्राम समझता है, वो हर चीज़ समझता है। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते साहब ये धर्म के नाम, ये हिंदू या मुसलमान ही वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो राजनीति करता है बीजेपी के साथ है, लेकिन लड़ाई अपनी लड़ रहा है। वो उसको रोजगार चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए कि भाई मैं क्या बार नीट का फेल होना, करोड़ों रुपये लगा के एग्जाम देता, पास होता है, ये सारी बातें वो समझता है। मतलब आप एक बेवकूफ़ आदमी, समझदार आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो बेवकूफ़ है उसको आप बेवकूफ़ बना सकते हो। तो बहुत बड़ी फौज होगी बेवकूफ़ों की, मेरे को लग रहा है। इसीलिए मेहनत कम लग रही सरकार को भी। आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक बयान बहुत तेज़ी चल रहा था कि नीट की जो परीक्षा रद्द करना पड़ी नकल के कारण, उसके बाद जो बच्चे बैठे वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आए। ये कौन सा बेतुका जवाब है कि आपके अगर एक परीक्षा का रिजल्ट ख़राब हो जाए तो दूसरे में अगर आप पास हो रहे हो तो आपका और भी अच्छे नंबर आएंगे आपको। तो फिर हर बार ये करवा देना चाहिए आपको कि हर बार जो है परीक्षाएँ करवाएँ और उसको फिर फेल करवा दें और उसके बाद में नए सिरे से फिर परीक्षाएँ करवाएँ। सरकार में मुझे लगता है कि बहुत बड़े फेरबदल की ज़रूरत भी है। और अगर ये नहीं हुआ, सरकार ने अपने कार्य करने के तरीके नहीं बदले, तो आने वाला चुनाव जो है, कोई सा भी चुनाव होगा, वो इस बात के लिए सबक देने लायक होगा कि अगर सरकारों ने युवाओं की मांगों को नहीं ध्यान दिया तो 1974 वाले परिणाम, 1967 वाले परिणाम, 1911 वाले, ये सारे परिणाम आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। अहंकार की राजनीति इस देश में एक समय तक थी, चल गई। मुझे लगता है कि सबको मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए। और छात्रों ने एक बढ़िया बेहतरीन काम किया है। उन्होंने बता दिया कि अगर सारा काम एक साथ मिलकर किया जाएगा तो इस देश में दशा दिशा दोनों बदली जा सकती है। तो ये हमारा एक कार्यक्रम था जो आज हमने विशेष रूप से बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपको भी, क्योंकि हमें लगा कि इस मामले पे आज बहस होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो नहीं रहा था और सारे लोगों की नज़रें लिखी हुई थी कि होगा कि नहीं होगा। अंततः ये हो गया। और इसी के साथ में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या विपक्ष के निशाने पर अगला निशाना देश के रक्षा मंत्री होंगे, जिन्होंने, आपको याद होगा शायद कि युद्ध के समय या ऑपरेशन सिंदूर के समय में लोकसभा में टेबल पिटवाई थी और कहा था कि ताली बजाइए टेबल ठोक के कि हमारा एक भी जवान इसमें शहीद नहीं हुआ और हम पूरी लड़ाई जीत के आए हैं। और इसके बाद 6 महीने 7 महीने बाद में आप चुपचाप से उन शहीदों के नाम दीवारों पर लगा रहे थे। आज तक इस मामले में
रक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का तो सवाल नहीं उठता, वो तो बोलते ही नहीं है, यहाँ जरूरत होती वही बोलते हैं वो, तो उन्होंने भी नहीं कहा। पर इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिन 6 माओं ने अपने बेटे खोए, उन बेटों को वो सम्मान नहीं मिला जो शायद उस युद्ध के समय में अगर वो अपने घर पहुँचते तो पूरी सड़क उनके लिए फूलों से लदी होती और लोग नारे लगाते इस देश की राष्ट्रभक्ति को लेकर। तो ये भी याद रखना चाहिए कि अगली लड़ाई अब कहाँ से फिर शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।